हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी को रेलवे पार्टनर परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है, यह वीडियो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में काफ़ी भारी भरकम मात्रा में आता है क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो इसको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया है। तो यह एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसका लाभ आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होके ले पाएंगे। तो पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द लोअर एज लिमिट फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट नॉर्मली? 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना है? ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 18 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु हैज़ द पावर्स टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट अप टू 1 ईयर? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है जीएम, पीसीपीओ, डीआरएम एंड सीनियर डीपीओ। ठीक है, तो महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है, उसमें 1 वर्ष तक की छूट देने का जो पावर है, वह बेसिकली जीएम सर के पास है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या जीएम के पास जो है, जनरल मैनेजर के पास ये मैजिकल पावर है, जिसके थ्रू वह कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में 1 वर्ष की छूट आपको दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पूछा जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन भी। हु हैज़ द पावर्स टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट बियॉन्ड 1 ईयर? अब इसी में अगर बात करें यहाँ पे कि 1 साल से ज़्यादा का अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो इस केस में यह एसओपी किसके पास होती है? तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का रिलैक्स चाहिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में, तो यह पावर जो होती है वह मिनिस्टर ऑफ रेलवे के पास होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मिनिस्टर ऑफ रेलवे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम सीमा में जो छूट है वह रेल मंत्री दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नॉर्मली द टाइम लिमिट फॉर ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑन compassionate grounds फ्रॉम डेट ऑफ occurrence ऑफ द इवेंट entitling द एलिजिबल persons टू बी अपॉइंटेड ऑन दिस ग्राउंड? तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम समय में आवेदन करना आवश्यक है। ऑप्शन दिया है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है वह कितना है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स। ओके, सो नॉर्मल टाइम लिमिट्स फॉर कैंडिडेट्स ऑन compassionate ground is 5 years from the date of occurrence of the event entitling the eligible person to be appointed on this ground। ठीक है, लेकिन यह जो 5 ईयर का टाइम पीरियड है, इसको भी रिलैक्स किया जा सकता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो कंसिडरेशन ऑफ compassionate ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल लेबर। ठीक है, तो कैजुअल लेबर के केस में जो है तो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट को कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने बताया आपको कि जीएम सर के पास एक मैजिकल पावर होती है, जिसका यूज़ करके, दैट मीन्स व्हाट, उनके पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करके वह उसको
उसके जो सुइटेबल वार्ड्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी डिपेंडेंट है, तो उसको वो अपॉइंट करा सकते हैं, ठीक है। सो जीएम ऑलवेज हैज अ सच मैजिकल पावर। तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया, तो इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मली इन द केस कैजुअल लेबर को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जीएम सर के पास एक मैजिकल पावर है जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पीरियोडिसिटी टू बी फॉलोड while making appointments on the compassionate ground for dependents of the employees who die or permanently crippled in the course of duty। ओके, तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए ड्यूटी के दौरान मृत या स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, पहली प्रायोरिटी दी जाएगी उसको, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू बी फॉलोड व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज हु डाई इन हार्नेस एज अ रिजल्ट ऑफ रेलवे और अदर एक्सीडेंट्स व्हेन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो रेलवे या ड्यूटी के दौरान अन्य दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप सेवा में, ठीक है, मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करते समय प्राथमिकता के क्रम का क्या पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट है, what is the order of priority to be followed while making appointment on compassionate ground for dependent of employees who are medically decategorized with 30 years or more of qualifying service for pensioners benefits, 30 years of service for SC2 PF। ऑप्शन फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ प्रायोरिटी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, what is the order of priority to be followed while making appointments on compassionate ground for dependent of employees who die in service or totally incapacitated while in service irrespective of the period of service left to reach the age of superannuation of earning retirement benefits in fully or medically decategorized with less than 30 years of qualifying service for pensionary benefits, 30 years of service for SC2PF। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करते समय प्राथमिकता के क्रम का क्या पालन किया जाना चाहिए। कब की कंडीशन में, जब सेवा में मर जाते हैं या सेवा में रहते हुए पूरी तरह से अक्षम हैं, भले ही सेवा की अवधि सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के लिए छोड़ी गई हो या पूर्ण रूप से सेवानिवृत्ति लाभ अर्जित करने के लिए 30 साल से कम की अर्हक सेवा के साथ चिकित्सीय रूप से अवर्गीकृत हो। तो एससी से पीएफ के लिए पेंशन लाभ 30 साल की सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विल बी what, third one। so option number A will be the correct one। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th,
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन हु हैज़ द पावर ऑफ ऑफिसर गिव अ 1 year रिलैक्सेशन इन द एज ऑफ मिनिमम फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी। तो इसके बारे में ऐसे देखिए, हर एक तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन जो है तो आपके सामने बार बार आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया जीएम सर के पास मैजिकल पावर है। ठीक है, तो 1 year का रिलैक्सेशन जो होता है वह जीएम सर दे सकते हैं। सो महाप्रबंधक विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 9th का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन हु हैज द पावर ऑफ ऑफिसर गिव 1 year रिलैक्सेशन इन एज ऑफ मिनिमम फॉर अपॉइंटमेंट इन ए ग्रुप डी। ये देख लिया हमने, महाप्रबंधक। ओके, नेक्स्ट है, इज इट मैंडेटरी टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ बीइंग एडल्ट। तो क्या वयस्क होने के कितने दिनों की अवधि के भीतर वंचित उम्मीदवारों के से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है? तो 2 साल, 1 साल, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2 years। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 2 year। ओके, सो 11th का ए आंसर विल द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन द पावर टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट टू द वार्ड एंड अदर देन द फर्स्ट वार्ड आफ्टर 5 years इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो यह जो शक्ति है यह किसको दी गई है? यह महाप्रबंधक को दी गई है। ठीक है, सो टू द जनरल मैनेजर। तो हम किसके पास जो भी एप्लीकेशन है वह किसके लिए करेंगे? अपील करेंगे फॉर महाप्रबंधक। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, द रूल गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस ऑन कंपैशनेट ग्राउंड हैज फ्रेम्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो इसके लिए जो रूल बनाया हुआ है कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए, तो यह रूल कब से इफेक्ट में आया? तो अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहायता को नियंत्रित करने वाला जो नियम है उसको कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1993 को बनाया गया। 30 अप्रैल 1993, ये काफ़ी क्रूशियल डेट है, इसको याद रखिएगा आप, 30 अप्रैल 1993। ओके, सो 30 अप्रैल 1993 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, who is eligible for appointment on compassionate ground if more than one legal heir of the deceased relation servants claim appointment। अब देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि सीजीए पर नियुक्ति के लिए कौन पात्र है यदि मृतक के एक से अधिक कानूनी उत्तराधिकारी हैं। तो ऑप्शन दिया है सन, ब्रदर, सिस्टर और रिकमेंडेड बाई वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, तो एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी होने के केस में जो भी वाइफ और हस्बैंड के द्वारा रिकमेंडेड होगा उसी को कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का पात्र होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, विच आर द पर्सन has been exempted from processing the educational qualification as class 8 pass for compassionate appointment in group D post। ठीक है, तो ग्रुप डी पोस्ट अर्लियर मैं जोड़ देता हूँ इसमें, अर्लियर ग्रुप डी पोस्ट। तो विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय, ब्रदर ऑफ द एक्स एम्प्लॉय, सिस्टर ऑफ द एक्स एम्प्लॉय एंड सन ऑफ द एक्स एम्प्लॉय।
तो इस केस में क्वालिफिकेशन एज क्लास 8 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मैट्रिकुलेशन इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अर्स्टवाइल ग्रुप डी। ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ widow or wife not fulfilling the requirement of prescribed qualifications, she can be appointed on PLPM1, that means pay level pay matrix 1 for 1800 grade pay। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें पूछा जा रहा है किसको छोड़ा गया है। ठीक है, किसको एग्जाम्प्ट किया गया है। तो विच आर द पर्सन हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोसेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्लास 8। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन की बात की गई है। तो बेसिकली जो भी विडो, इन केस ऑफ विडो और वाइफ नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय की बात की जा रही है। यहाँ पे जो पूर्व कर्मचारी की विधवा है तो उसके बारे में बात की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर ए, विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर अदर देन स्पाउस कैंडिडेट इन कंपैशनेट ग्राउंड इन ग्रुप डी। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। 18, 21, 16 एंड फ्रीली रिलैक्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीली रिलैक्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो 16 का आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल मार्क फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी अनरिजर्व्ड। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है वह सुइटेबिलिटी टेस्ट होता है। सुइटेबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट comprises a written test and verification of document that should be conducted on the same day। और जो अर्स्टवाइल ग्रुप डी पोस्ट थी उनके लिए केवल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है। तो जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट होगा उसके लिए रिटन एग्जाम होगा और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। और जबकि ग्रुप डी पोस्ट जो अर्स्टवाइल ग्रुप डी पोस्ट थी उनके लिए केवल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। तो इस केस में अगर जो सुइटेबिलिटी टेस्ट होगा तो उसमें पासिंग मार्क की बात की जा रही है कि कितने मार्क्स पाएंगे तो पास हो जाएंगे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। तो 40, 35, 50 और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 50 मार्क्स वुड बी नेसेसरी टू बी पास। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, 50 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी ओबीसी कैंडिडेट। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जो मार्क्स का दायरा है वह सेम रखा गया है एज लाइक अनरिजर्व्ड। सो इसका भी आंसर 50 होगा। दैट इज 50 मार्क्स इज नेसेसरी फॉर ओबीसी कैंडिडेट आल्सो। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर अ कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी एससी कैंडिडेट। तो एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितने मार्क्स पाना नेसेसरी है। 40 मार्क्स, 35, 50 एंड नन ऑफ द अबव। तो इनके लिए जो है तो 40 मार्क्स जो है तो नेसेसरी है। सो ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 40 मार्क्स पर जो है तो ये पास माने जाएंगे एससी कैंडिडेट्स। 20 है, ऑप्शन दिया है व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी फॉर सीजीए।
तो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए मेडिकल कैटेगरी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा A2 एंड बिलो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए द्वितीय और नीचे जितने भी हैं वो सब उनके लिए फिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। हु इज द डेलीगेटेड पावर रिगार्डिंग अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन इन केस कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट? तो अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वह किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन दिया है जीएम, रेलवे बोर्ड, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम एंड नन ऑफ द अबव। तो कंपैशनेट ग्राउंड नियुक्ति में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ऊपरी आयु सीमा में छूट है उसके लिए जो शक्ति है या शेड्यूल ऑफ पावर में वह पावर डीआरएम या सीडब्ल्यूएम को दी हुई है। तो डीआरएम और चीफ वर्कशॉप मैनेजर के पास ये मैजिकल पावर होती है जिसके थ्रू वो अपर एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विडो और वाइफ्स? 10th पास, लिटरेट, 8th पास, ऑल ऑफ द अबव। तो उन्हें जो है बेसिकली मैंने बताया मैट्रिकुलेशन तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन इन केस ऑफ विडो और वाइफ अगर यह रिक्रूटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है तो इस केस में उन्हें 1800 ग्रेड पे जो कि PLPM फर्स्ट है, पे लेवल पे मैट्रिक्स के अंदर, उसमें नियुक्ति दी जा सकती है, इसके पात्र रहेंगे। सो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वह करेक्ट हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd नंबर, whether the sister and brother of the deceased railway servant is eligible for appointment on compassionate ground? ऑप्शन दिया है नॉट एलिजिबल, एस इफ डिसीज्ड रेलवे सर्वेंट इज अनमैरिड एंड एप्लीकेंट इज डिपेंडेंट ऑन डिसीज्ड एम्प्लॉय, एस इफ डिसीज्ड रेलवे सर्वेंट इज मैरिड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज as if deceased railway servant is unmarried and applicant is dependent on deceased employee. So option number B will be the right answer. Next है, what is the maximum age limit for husband wife or son and daughter in compassionate ground? तो 50, 35, 35, 18, 35, 50 and freely relaxed by competent authority. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 3550। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे यहाँ पे। विच क्लास इज ऑफर्ड फॉर कंपैशनेट ग्राउंड इन मेडिकली डीकैटेगराइज ऑफ एम्प्लॉय? तो मेडिकली डीकैटेगराइज एम्प्लॉयज के लिए कौन सी क्लास ऑफर की जाती है यहाँ पे? क्लास 1, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 4। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ग्रुप डी, क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट? कौन अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है? वाइफ, सन, हस्बैंड, तो ये तीनों एलिजिबल हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड? 33 months, 33 years, 22 ईयर, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल टाइम लिमिट है फॉर एप्लीकेंट्स, तो जिसके लिए वो एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इंटाइटलिंग द
एलिजिबल पर्सन टू बी अपॉइंटेड ऑन दिस ग्राउंड। सो जो नॉर्मल टाइम लिमिट है वो 5 ईयर्स है, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको भी जो है रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस आधार पर जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी द नन ऑफ द एबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल 27 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा और साथ में वीडियो से जुड़ा अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।